हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रमन इफेक्ट क्या होता है और उसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो आइए देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी रमन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, रमन इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं तो मोस्ट ऑफ लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ लाइट जो है स्कैटर हो जाती है। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड लाइट है, अगर उसको हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि उस स्कैटर्ड लाइट में 3 फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एक तो वही सेम फ्रिक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की है, जिसको हम कहते हैं रेले लाइन। एक फ्रिक्वेंसी आपको हायर फ्रिक्वेंसी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं एंटी स्टोक लाइन। एक आपको लोअर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन। और एंटी स्टोक और स्टोक्स लाइन जो है डेल्टा न्यू सेपरेशन से रेले लाइन से दूर होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस सब्सटेंस की। ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हेल्प करती है टू एक्सप्लेन दी रमन इफेक्ट। तो देखिए, रमन इफेक्ट तभी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होता है जब वहाँ पे पीरियोडिक चेंज हो पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू वाइब्रेशन या फिर रोटेशन ऑसिलेशन। तो ये चीज़ क्या है, क्या पीरियोडिक चेंज, पोलराइजेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है। इससे पहले क्लासिकल थ्योरी पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक दो टर्म्स, जैसे कि डायपोल और पोलराइजेबिलिटी हम यहाँ पे बार बार यूज़ करेंगे। पोलराइजेबिलिटी, तो वो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर है वो एक ही जगह पे, यानी यहाँ पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को किसी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ जिसकी स्ट्रेंथ चेंज ना हो। तो मान लो इस तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका हो गया नेगेटिव। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगा दी, विच इज ई। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव उस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके बीच में स्मॉल सेपरेशन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल क्रिएट हो गया। ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है इसे इंड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कैसे देता है। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मान लो कि आप उसको पी फैक्टर से डिनोट करें, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे पोलराइजेबिलिटी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के पोलराइज होने की टेंडेंसी कितनी है, कितना इजीली कोई मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत टाइप के मॉलिक्यूल है। कुछ मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज हो जाते हैं, जिनके जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं। जिनकी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड नहीं है, टाइटली बाउंड है, वो पोलराइज जल्दी नहीं होते हैं। तो वो उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। दिस इज द एबिलिटी टू गेट पोलराइज, और उसको हम बताते हैं अल्फा फैक्टर से। तो जो डायपोल मोमेंट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे और ई पे। तो यहीं से हम क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो रमन, जैसे कि हमने कहा कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको ऑब्जर्व होगी पीरियोडिक चेंज से, पोलराइजेबिलिटी के पीरियोडिक चेंज से। तो वही हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स इसको कैसे एक्सप्लेन कर रही है। जैसे आपने कहा था इन द डेफिनेशन ऑफ रमन इफेक्ट, आप किसी सब्सटेंस के ऊपर क्या करें, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, किसी सब्सटेंस के ऊपर इंसिडेंट लाइट करवा रहे हैं। इस इंसिडेंट लाइट में जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर को लेके चलते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो डायपोल मोमेंट किस किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा और ई पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी लगाई है और अल्फा कितना है। अल्फा इज पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू गेट
पोलराइज, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा, कोई मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज हो जाता है, कोई मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज ई नोट हेयर इज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश टी। न्यू डैश यहाँ पे रेडिएशन फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। जैसे इंसिडेंट लाइट आपने की है, इंसिडेंट लाइट को अगर आप शो करें तो ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर हो गया, आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाला जो फैक्टर है वो आपका हो गया मैग्नेटिक। जो पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक वेक्टर की, वो एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ऑब्वियसली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये दो वेक्टर हमने यहाँ पे शो किए हैं। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर हो चाहे मैग्नेटिक वेक्टर हो, वो साइनोसॉइडल फॉर्म में आ रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी लिख सकते हैं। न्यू डैश इज द रेडिएशन फ्रिक्वेंसी। अब ये ई की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाती है वो क्या आ जाती है, अल्फा ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी आ जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है, और ये रेडिएशन उतनी ही फ्रिक्वेंसी की एमिट करती है जितनी फ्रिक्वेंसी की आपने डाली होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर ऑसिलेट करता है तो वो उतनी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करता है जितनी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन उसको मिल रही है। तो वो क्या करेगा, उतनी ही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा, और उस फ्रिक्वेंसी सेम है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेले लाइन बोलेंगे। अब क्योंकि रमन स्पेक्ट्रा में तो हमें दो और फ्रिक्वेंसी भी देखने को मिलती है, रेले लाइन से हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी, उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यहाँ पे हो गया। अब मॉलिक्यूल ये तो नहीं है कि वो स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा हमेशा। ये मॉलिक्यूल के अपने मोशन भी हो गए, वो वाइब्रेट भी कर सकता है, वो रोटेट भी कर सकता है। तो उस वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से जो ये हमने पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे जो लिखा है, अल्फा जो लिखा है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो वो वाइब्रेट कर रहा है तो ये फैक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो कैसे चेंज होती है, तो अब देखिए अगर मान लो कि आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, इस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो पोलराइजेबिलिटी फैक्टर है वो अल्फ़ा जो है हमारा वो आ जाएगा अल्फ़ा 0v + 1v साइन ऑफ 2 पाई न्यू ऑसिलेशन टी। यहाँ पे एक एक वर्ड को समझते हैं। न्यू ऑसिलेशन अल्फ़ा 0 क्या है, अल्फ़ा 0 वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट ना करा उस पोजीशन में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अल्फ़ा 0 1 है। अल्फ़ा 0v क्या है, मैक्सिमम चेंज इन द अल्फ़ा ड्यूरिंग वाइब्रेशन। जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है आपका मॉलिक्यूल तो उसमें मैक्सिमम चेंज कितना आता है उसको हमने कह दिया अल्फ़ा 1v। न्यू ऑसिलेशन हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें देखिए, ये एक मॉलिक्यूल हमने बनाया है, ये मॉलिक्यूल है हमारा, और इस डायरेक्शन को हमने कह दिया डायपोल मोमेंट। जब ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, मान लो कि ये देखिए ये मॉलिक्यूल है और ये हमारी होगी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, मान लो तो ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ डायपोल मोमेंट ऑसिलेट करेगी, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है कि जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करेगी, हमारी डायपोल मोमेंट ऑसिलेट करेगी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी रहेगी वही डायपोल मोमेंट में हम यूज़ करेंगे। तो अब रोटेशन की अगर बात करें, मान लो आपका मॉलिक्यूल जो है अब क्या कर रहा है, ये आपकी मॉलिक्यूल को हमने डिनोट किया, इस डायरेक्शन इस एक्सिस को हमने मान लिया कि रेफरेंस एक्सिस है जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है। ये मॉलिक्यूल अब रोटेट कर रहा है। अब देखिए रोटेट करने के बाद जैसे कि ये था, रोटेट किया ऐसे था, अभी रोटेट करके ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो आपको डायपोल अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी कि आप एंगल देख रहे हैं π/2 पे। फिर रोटेट करके ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो पाई एंगल पे ये डायपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। फिर से जो रोटेट करके वापस से क्या आ जाएगा आपका एट 3π/2 पे आपको क्या दिखेगा, कॉर्नर ही दिखेगा। फिर से रोटेट कर गया मॉलिक्यूल तो आपको अगेन डायपोल यहाँ पे 2π पे ऐसे दिखेगी। तो एक सिंगल रोटेशन में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन है वो 2 बार चेंज हुई, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो
मॉलिक्यूल की जो रोटेशन फ्रिक्वेंसी है उसके कंपैरिजन में डायपोल की जो रोटेशन फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, डबल है ना। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखें, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें, 2 पाई का जब रोटेशन करता है कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि ये मान लो इसके नीचे कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में डायपोल की डायरेक्शन ये है, जैसे ही मॉलिक्यूल घूमता है एक बार इधर है डायपोल, फिर π/2 पे ऐसे हो जाएगी, फिर पाई पे ऐसे हो जाएगी, इधर होगी डायपोल, फिर 3/π/2 पे ऐसे हो जाएगी, और फिर अगेन 2 पाई पे ऐसे हो जाएगी। यानी कि जो डायपोल है पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी बार चेंज हो रही है, 2 बार चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने अल्फ़ा लिखा है इन केस ऑफ रोटेशन, हेयर अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा 0r, वो तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा की जो इक्विलिब्रियम में, अल्फ़ा 1r साइन ऑफ 2 पाई टू न्यू रोटेशन लिखा है एट द, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना वाइब्रेशन, न्यू वाइब्रेशन ऑसिलेशन, तो वो सेम ही लिखा था जिस फ्रिक्वेंसी से मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्यों डबल कर दिया है, क्योंकि न्यू रोटेशन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, जिस फ्रिक्वेंसी से मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, बट हमारी डायपोल क्या कर रही है, 2 टाइम चेंज हो रही है, इस फ्रिक्वेंसी के डबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 फैक्टर यूज़ किया है। अगेन अल्फ़ा 1r इज़ अ मैक्सिमम चेंज हो जाएगा अल्फ़ा में, और अल्फ़ा रोटेशन मैंने आपको बता दिया है ये किसके, मॉलिक्यूल की रोटेशन फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ पे देखिए जो डायपोल की इक्वेशन हमने लिखी थी, अगर उसमें इस इक्वेशन में P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ई में अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं, एक बार वाइब्रेशनल वाली एक बार रोटेशन वाली, तो क्या होता है, तो पहले हम वाइब्रेशनल वाली देख लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट में जो चेंज आ जाएगा एट द प्लेस ऑफ अल्फ़ा, हम लिखेंगे अल्फ़ा 0v अल्फ़ा 1v साइन ऑफ 2 पाई न्यू ऑसिलेशन t। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 0v ई साइन ऑफ दिस, ये इसको लिख देंगे साथ में। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म बन रही है साइन ए और साइन बी की, तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, उसको हम कोस की टर्म में लिख रहे हैं। ये आ जाएगा 1/2 फैक्टर कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे लिख दिया हमने। सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन वाली टर्म को भी लिख सकते हैं। तो इन केस ऑफ रोटेशन जो डायपोल मोमेंट आ जाएगी वो अगेन अल्फ़ा आर, अल्फ़ा की जगह पे रोटेशन वाली टर्म हमने लिख दी अल्फ़ा 0r 1r साइन ऑफ, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ 2 पाई, क्योंकि रोटेशनल फ्रिक्वेंसी के डबल होती है डायपोल की जिस फ्रिक्वेंसी से रोटेट करता है। ई साइन ये एज इट इज़ रखा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, अगेन वही हमारे पास साइन ए साइन बी वाली टर्म बन रही है, उसको हम क्या लिख देंगे 1/2 कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इंड्यूस डायपोल जब यहाँ पे बन रहा है तो सिर्फ उसमें न्यू प्राइम यानी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ही नहीं आ रही, उसके साथ साथ क्या आ रही है, ये फ्रिक्वेंसी भी आ रही है न्यू। यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन में देखो न्यू प्राइम तो आ ही रहा है हमारे पास, न्यू प्राइम माइनस ऑसिलेशन भी आ रहा है और प्लस ऑसिलेशन भी आ रहा है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में न्यू प्राइम तो आ ही रहा है हमारे पास, और साथ में -2 न्यू रोटेशन भी आ रहा है और प्लस का भी आ रहा है, तो 4 फ्रिक्वेंसी आपको ऑब्जर्व हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं सिर्फ वाइब्रेशनल का अगर आप देखें तो इन द केस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको न्यू प्राइम तो दिख ही रहा है, उसके साथ प्लस में कुछ दिख रही है और माइनस में, और रोटेशन की भी अगर बात करें तो आपको न्यू प्राइम तो दिख ही रहा है, उसके प्लस में भी रोटेशन में दिख रही है और माइनस में भी रोटेशन में दिख रही हैं। तो जो नीचे वाली हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को बता रही हैं, ये वाली रोटेशनल स्पेक्ट्रा को बता रही हैं जो पीछे वाली है, और ये वाली किसको बता रही है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को बता रही है। तो इस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है तो कैसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में आपको सिंगल नहीं 3 फ्रिक्वेंसी दिखती है। इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जितनी आपने इंसिडेंट की थी उसमें कुछ प्लस ऐड होकर फ्रिक्वेंसी दिखती है, विच इज एंटी स्टोक लाइन, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होकर भी दिखती है जो कि स्टोक्स लाइन है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हो गई है इस रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, वो हम देख लेते हैं। इसके 2 मेन ड्रॉबैक्स रहे हैं। पहला जो ड्रॉबैक्स रहा है वो इंटेंसिटी के रिगार्डिंग है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स जो दोनों ही स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन निकल रही हैं ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल निकल रही हैं, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से निकल रही, उसी मॉलिक्यूल से निकल रही है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। बट हम क्या देखते हैं जब हम स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो रैले लाइन है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टोक्स लाइन की, और सबसे कम इंटेंसिटी किसकी होती है, एंटी स्टोक्स लाइन की। तो इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकंड जो हमारा ड्रॉबैक है वो ये है कि मान लो कि न्यू ऑसिलेशन तो हमारा फिक्स है कि क्योंकि आप इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन और उस रेडिएशन की वजह से मॉलिक्यूल आपका वाइब्रेट कर ऑसिलेट कर रहा है,
तो वो तो हमारा फिक्स है, बट मॉलिक्यूल रोटेट तो किसी भी फ्रिक्वेंसी के साथ कर सकता है। अब रोटेट किसी भी फ्रिक्वेंसी के साथ कर सकता है तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए दोनों तरफ। बल्कि हमें मिलता क्या है, हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो इस लाइन स्पेक्ट्रा को जो है क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। दो मेन ड्रॉबैक्स थी। एक और ड्रॉबैक ये भी है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, देखिए मॉलिक्यूल कब ऑसिलेट करेगा, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तभी वाइब्रेट करेगा। इसका क्या मतलब है कि जो जितना भी हमने पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम हो तो आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन देखने को नहीं मिलनी चाहिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बट ऐसा नहीं होता, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी आपको स्टोक और एंटी स्टोक लाइन देखने को मिलती है। तो ये 3 इफेक्ट हैं जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने इनको रिजोल्व किया।